हेलो स्टूडेंट, तो हमारा चल रहा था वर्नर सिद्धांत। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्लास में इसका एंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देखिए। क्वेश्चन है COCl3NH3 यौगिक का उपसह संयोजक सूत्र लिखिए। यानी कि हमें जो यौगिक दिया हुआ है इसका वर्नर के अनुसार उपसह संयोजक सूत्र लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें केंद्रीय धातु आयन कौन सा है। तो इसमें केंद्रीय धातु आयन कौन सा है? कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है। अब हम देखेंगे कि इस कोबाल्ट की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो देखते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे। कोबाल्ट के लिए X, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में निकालनी है। इनटू क्लोरीन के कितने आयन हैं? 3। प्रत्येक पर कितना चार्ज है? -1। इनटू अमोनिया के कितने हैं? 5 लिगेंड हैं। प्रत्येक पर चार्ज कितना है? 0। H2O पर देखते हैं। H2O पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। कितने आयन हैं? 1 लिगेंड है। अब क्या करना होगा हमें? इस पर जो चार्ज है यौगिक पर वो कैसा है? 0 चार्ज है। यानी कि यौगिक कैसा है? ये यौगिक उदासीन यौगिक है। चार्ज 0 है तो इस पर बराबर 0 लिख देंगे। आगे देखते हैं X, ये में प्लस में करना होता है। X प्लस में क्या आएगा? X प्लस में -3 आएगा। ये क्या हो जाएगा? 0। और ये भी क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0 लिख सकते हैं हम। X -3 बराबर 0, तो X बराबर में +3। यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो हम क्या कहेंगे कि इसकी इस संयोजकता को ऋणायन के द्वारा इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होगी? इसके बराबर होगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होगी। क्या? इसकी प्राइमरी वैलेंसी। और उसे संतुष्ट कौन करेगा? ऋणायन करेगा। अब कोबाल्ट की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में समन्वय संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। तो जो वर्गाकार कोष्ठक है उसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट यानी कि केंद्रीय धातु को लिखेंगे। आगे हम इससे जुड़े हुए लिगेंड लिखेंगे। यहाँ पर 5 तो अमोनिया के अणु दिए हुए हैं और एक H2O का दिया हुआ है जो कि उदासीन है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है। तो इस +3 को जो संतुष्ट करेगा वो आएगा प्राइमरी वैलेंसी में संतुष्ट कर रहा है Cl के माइनस आयन। तो इनको तो हम प्राइमरी वैलेंसी लिख देंगे और जो उदासीन वाले हैं उनको किस में लिखेंगे? हम उनको लिख देंगे हम लिगेंड के रूप में। 5 एक H2O है। कितनी वैलेंसी होगी कंप्लीट? इस प्रकार से इसकी 6 की 6 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, सेकेंडरी वैलेंसी। अब इस पर 3 क्लोरीन आयन जोड़ दिए तो ये इसका सूत्र हो गया। देख लो, इस प्रकार से हम इसका सूत्र लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक का उपसह संयोजक सूत्र लिख सकते हैं। अब हमें आगे क्या देखना है? आगे देखना है कि हमारा जो वर्नर सिद्धांत था वो इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अब इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी उन्हें देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि वर्नर ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो प्रायोगिक था। यानी कि जो प्रयोग किए उनके आधार पर ये सिद्धांत दिया, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। यानी कि यह सिद्धांत सैद्धांतिक नहीं होकर के प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित था। यानी कि इसने प्रयोग करके बताया कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है और ये इसके नियम हो गए। लेकिन जो सैद्धांतिक रूप से इस नियम का कोई अस्तित्व नहीं था। तो इस सिद्धांत की जो तीसरे नंबर की कमी हमने यहाँ पर लिखी है वो यही है कि वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित हैं, इनका कोई विशेष सैद्धांतिक आधार नहीं है। अगला देखते हैं कि जो ये सिद्धांत था, जो वर्नर सिद्धांत है वह कुछ एक धातुओं के विशेष लिगेंडों के लिए अप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि विशेष धातुओं के विशेष लिगेंडों के साथ ही वर्नर ने अपने प्रयोग किए थे। देखते हैं कि यह सिद्धांत केवल सीमित संकुलों के लिए लागू होता है। एग्जाम्पल है PT, क्रोमियम और कोबाल्ट के
एमीन संकुलों में प्रेक्षित होता है। यानी कि अपने जो प्रयोग किए थे इसने वो इन्हीं संकुलों के लिए किए थे। वैसे ये काफ़ी संकुलों में लागू होता है, लेकिन इसके प्रयोग इन पर आधारित थे। तो ये इसकी दूसरी कमी थी कि ये सभी लिगेंडों, सभी जो उपसहसंयोजक युग्म होते हैं उनकी व्याख्या नहीं करता। दूसरा है कि यह सिद्धांत संकुलों के रंग, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संकुल यौगिकों का भिन्न भिन्न प्रकार का रंग होता है। जैसे कि एक कोबाल्ट के एक ही लिगेंड से कई प्रकार के संकुल बनते हैं, तो उन सभी का रंग अलग अलग होता है। तो ये रंग अलग अलग क्यों होता है, इसकी व्याख्या ये वर्नर सिद्धांत नहीं कर पाया। फिर आती है बात चुंबकीय गुणों की कि कुछ अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ प्रतिचुंबकीय होते हैं, कुछ लोहचुंबकीय होते हैं। तो ये इनकी व्याख्या नहीं कर पाया कि क्यों ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्यों ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये सभी इस सिद्धांत की कमियां थी कि यह इनकी जो ये बातें हैं इनकी पूर्ति नहीं कर पाया। तो ये हो गई वर्नर सिद्धांत की कमियां। अब आगे देखेंगे हम यौगिकों का IUPAC नामकरण, उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं हम उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब जो ये IUPAC नामकरण है इसके लिए कुछ पोस्टुलेट दिए होते हैं, यानी कि कुछ सिद्धांत दिए होते हैं, कुछ रूल्स दिए होते हैं। उन रूल्स को हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद इनको अच्छी तरह से समझने के बाद में हम बनाएंगे IUPAC नामकरण। एक बात ध्यान रखनी है कि हम जो IUPAC नामकरण बनाएंगे वो अंग्रेजी में बनाएंगे, हिंदी में नहीं, क्योंकि IUPAC नामकरण सही तरीके से अंग्रेजी में ही होता है, हिंदी में नहीं होता। तो जो शब्द यूज करने हैं आपको वो अंग्रेजी के ही करने नामकरण के दौरान। देखिए इसके कुछ नियम हैं, वो क्या क्या नियम दिए हुए हैं। पहला नियम दिया हुआ है उसे देखते हैं। साधारण लवणों के समान ही उपसह संयोजक यौगिकों के नाम में भी सर्वप्रथम धनायन तथा अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। क्या चीज़ दी हुई है इसमें, धनायन व ऋणायन का नाम। देखिए मान लीजिए कोई संकुल है, इस संकुल में हमें देखना है धनायन कौन है, ऋणायन कौन है। इसे हम आयनों में तोड़ेंगे, इसका हम आयनन करवाएंगे तो हमें दो आयन प्राप्त होंगे। एक तो प्राप्त होगा हमें संकुल आयन, क्या प्राप्त होगा, एक तो हमें संकुल आयन प्राप्त होगा और दूसरे क्लोरीन आयन प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साधारण लवणों के समान ही उपसह संयोजक यौगिकों के नाम में भी सर्वप्रथम धनायन तथा अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो ये आयनन से आया हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था समन्वय मंडल से बाहर लिखा हुआ था, वो आयन हमें जो प्राप्त होता है उसे बोलेंगे हम धनायन या ऋणायन। यदि ये ऋणावेशित है तो इसे हम ऋणायन बोलेंगे, यदि ये धनावेशित है तो इसे हम धनायन बोलेंगे। इसको तो हम संकुल आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संकुल आयन, या बोलेंगे संकुल आयन स्पीसीज। क्या बोलेंगे, संकुल स्पीसीज। तो इसके अंतर्गत, इस सब के अंतर्गत एक तो या तो धनावेश होगा, ये जुड़ा हुआ, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। यदि ये धनावेश है तो उसे हम नाम के पहले लिख देंगे, यदि ये ऋणावेश है तो उसे नाम के अंत में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अब आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए कि सर्वप्रथम धनायन, यदि ये धनायन है तो सर्वप्रथम लिख देंगे, यदि ये ऋणायन है तो अंत में लिख देंगे नाम के। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखते हैं, धनायन व ऋणायन का नाम लिखते समय इनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इनकी संख्या कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो इसे हम ट्राई क्लोराइड नहीं बोलेंगे, इसे हम डायरेक्ट क्लोराइड ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है K4FeCN6 में
धनायन क्या है? धनायन पोटेशियम आयन है यहाँ पर। तो पोटेशियम आयन को हम नाम के सबसे पहले लिखेंगे, सर्वप्रथम में इसी को लिखेंगे। लेकिन हमें ये पोटेशियम 4 दिए हुए हैं तो हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? हम टेट्रा पोटेशियम न लिख करके केवल पोटेशियम लिखेंगे। यानी कि जो धनावेश यानी कि जो धनायन या ऋणायन दिया हुआ होता है, साधारण धनायन या साधारण ऋणायन दिया हुआ है, उसके लिए हम संख्या व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें टेट्रा पोटेशियम न लिख के हम सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर संख्या व्यक्त नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट। दूसरा देखते हैं, संकुल स्पीसीज। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। किसकी? इसकी। संकुल स्पीसीज धनायनिक, ये धनायन भी हो सकता है जैसे किसमें दिया हुआ है, ऋणायनिक भी हो सकती है, या ये उदासीन हो सकती है। का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। अब हमें सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है CONH3 ये था। तो हमें इसका नाम तो हमें पता है कि सबसे पहले लिख देंगे यदि ये धनावेश होता तो। अब ये ऋणावेश है तो इसका मान हम सबसे अंत में लिख देंगे, नाम के अंत में लिख देंगे। अब बात आती है इसकी, ये क्या है? ये संकुल स्पीसीज या संकुल आयन है। क्या है? संकुल स्पीसीज या संकुल आयन है। ये संकुल स्पीसीज या संकुल आयन कैसा हो सकता है? ये धनावेशित हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है, या उदासीन हो सकता है। अब हमें इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना होगा, और इस लिगेंड के बाद में केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, और इस केंद्रीय धातु के नाम के बाद में इसके ब्रैकेट में लिखा जाता है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में। किसमें? रोमन संख्या में हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को ब्रैकेट में। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, संकुल स्पीसीज धनायनिक हो सकती है, ऋणायनिक हो सकती है, उदासीन हो सकती है। का नाम लिखते समय सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है, केंद्रीय धातु के नाम के बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन शब्दों में कोष्टक में लिखा जाता है। उसके बाद देखते हैं धातु व लिगेंड का नाम लिखते समय इनके बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है। क्या नहीं दिया जाता? स्पेस नहीं दिया जाता। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 लिगेंड है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। तो यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दिया है जी, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, इसके बीच में यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, इससे कोई स्पेस नहीं देना बीच में हमें। तो धातु व लिगेंड का नाम लिखते समय इनके बीच में हमें स्पेस नहीं देना है। आगे देखते हैं संकुल स्पीसीज में कई प्रकार के लिगेंड हो। ये तो एक ही प्रकार का लिगेंड है, यदि यहाँ पर कोई और लिगेंड भी होता, ये लिगेंड होता, यानी कि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते, तो उनके नाम लिखते समय हम अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग करते। उनका नामकरण हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करते, यानी कि अल्फ़ाबेट के आधार पर करते। जिसका नाम पहले आता है अल्फ़ाबेट से उसे हम पहले लिखते, और जिसका बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। और लिगेंडों की संख्या को व्यक्त करने हेतु डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ये आपको याद रखने हैं। क्या? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा शब्द यूज में लिए जाते हैं।
साथ ही इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता है। इनको किस में शामिल नहीं किया जाता? इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि किसी के नाम से पहले मान लीजिए ये दिए हुए एमीन 5 हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अल्फाबेट लगाते समय हम ए को ए से देखेंगे, इसके अल्फाबेट किसे देखेंगे? ए से, न कि पी से। पी से नहीं देखना है, ए से देखना है, ठीक है। लेकिन यदि ये शब्द किसी लिगेंड के नाम में आते हैं, यदि मान लो डाई, ट्राई, टेट्रा लिगेंड के नाम में ही आ रहे हैं, तो लिगेंडों की संख्या व्यक्त करने हेतु बिस, ट्रिस आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी लिगेंड के नाम में जैसे डाई एथाइल एसीटेट ये नाम आ रहा है, तो उसमें डाई लिगेंड के नाम में ही आ गया, तो हम क्या करेंगे? उस लिगेंड की संख्या यदि 2 है तो हम यहाँ पर बिस काम में लेंगे, डाई काम में नहीं लेंगे। अगला देखिए पोस्टुलेट 5। ऋणात्मक लिगेंडों के नाम के पीछे अनुलग्न ओ लगाते हैं, वह उदासीन लिगेंड को जैसा का तैसा लिख देते हैं। अब देखिए 6 नंबर जो कि इम्पोर्टेंट है। यदि मेटल उदासीन या धनावेशित संकुल स्पीसीज का भाग हो तो इसका सामान्य प्रचलित नाम लिख दिया जाता है। अब बात आती है कि इस धातु का जो नाम लिखना है हमें, वो किस आधार पर लिखना है। उसके लिए हमें देखना होगा कि जो ये स्पीसीज है, संकुल स्पीसीज या संकुल आयन को देखना है हमें, इसको नहीं देखना। इसको जैसे मान लीजिए कि ये संकुल है, इस संकुल को हम पहले आयनित करेंगे। ये आयन में बदल दिया, इसको एक संकुल आयन आया, एक साधारण आयन आया। जो संकुल आयन है उसको देखना है हमें। यदि संकुल आयन धनायन है, धनावेशित है या उदासीन है, तो क्या करेंगे? तो इस धातु का जो नाम है उसे सामान्य प्रचलित नाम को लिख देंगे। लेकिन यदि ये ऋणावेशित आता, यदि ये ऋणावेशित स्पीसीज आती, तो मेटल का नाम लिखते समय स्पीसीज, मेटल का नाम लिखते समय उसका लैटिन नाम लिखा जाता है। सामान्य प्रचलित नाम नहीं लिखेंगे, लैटिन नाम लिखेंगे और उसके अंत में ATE लगा देंगे। किसके अंत में? लैटिन जो नाम है उसके अंत में हम ATE लगा देंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि किस प्रकार से हम इनके लैटिन नाम लिखते हैं। तो हमें धातु के लैटिन नाम कुछ इस प्रकार से लिखने हैं। मान लीजिए कोई धातु है सिल्वर यानी कि Ag, इसका सामान्य प्रचलित नाम क्या है? सिल्वर है। यदि ये ऋणावेशित संकुल स्पीसीज में होती तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम? इसका नाम लिखते हैं अर्जेंटेट, ATE। देखिए इसमें लास्ट में क्या लगा दिया हमने? ATE लगा दिया। AU गोल्ड, AU का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? गोल्ड है और इसका नाम होता है एयूरेट, तो इसमें भी हमने ATE लगा दिया। अब देखते हैं कॉपर। कॉपर का सामान्य नाम कॉपर है और इसे लैटिन भाषा में प्रयुक्त करके कॉपरेट लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? कॉपरेट। तो इसी प्रकार हमने सबको लिख दिया है। अब आप सभी के नाम देख लीजिए और इनको अपने नोट्स में लिख लीजिए कि इनके क्या क्या नाम दिए हुए हैं। दूसरी बात कि आपको जो लिगेंडो के नाम लिखने हैं, लिगेंडो के नाम की आपको PDF मिल जाएगी आपके ऐप में। ऐप में एक PDF दी हुई है, उसमें आपको लिगेंडो का वर्गीकरण दिया हुआ है। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड और उनके नाम दिए हुए हैं। कौन सा धनावेशित है, कौन सा ऋणावेशित है, किस पर कितना आवेश है, ये सारी चीज़ें और उस कौन से का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें उस PDF में दी हुई हैं। तो आपको वहाँ से देखनी है, उसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, इसलिए आप उसको PDF से देख लेना और अपने नोट्स में चाहे तो यहाँ पर उतार लेना या फिर आपने जो लिगेंडो का वर्गीकरण किया है हमने वहाँ पर, आप वहाँ पर उसे उतार सकते हो। उस समय भी हमने आपसे कहा था कि आपको एक PDF दी गई है तो वही PDF है, उसे या तो आप वहाँ पे उतार लो या फिर उसे आप यहाँ पर उतार लीजिए।
एक बार आप इनके नाम देख लीजिए। Ag सिल्वर का अर्जेंटेट, Au गोल्ड का एवरेट, कॉपर Cu का कॉपर कॉपरेट, Zn का जिंक जिंकेट, Sn का टिन स्टेनेट, Pb लेड का प्लुम्बेट, Hg मरकरी का हाइड्रोजनेट या मर्क्यूरेट। आयरन का देखिए, Fe का देखिए आयरन, इसे बोल देंगे फेरेट। Na का देखिए निकेल, इसको निकेलेट बोल देंगे। Mn का मैग्नीज, इसको मैग्नेट बोल देंगे। क्रोमियम का Cr का क्रोमियम, इसे क्रोमेट बोल देंगे। और Al एल्युमिनियम को एल्यूमिनेट बोल देंगे। तो ये कुछ नाम हैं या एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और अब आगे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इनके नामकरण बनाते हैं। अब हमें कुछ एग्जाम्पल करने हैं जिनसे हम इनका नामकरण देखेंगे। नामकरण कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब वो एग्जाम्पल जो नामकरण करना है हमें, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।